लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार एक बेहतरीन क्लास जो कि रहने वाली है आपकी कंप्यूटर की पीढ़ियां, यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। बिल्कुल, अन्नू पटेल जी हैं, रोहित कुमार जी हैं, बिमन गोस्वामी जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, शोभित तोमर जी हैं, सौरभ जी हैं, लवकुश वर्मा हैं। सभी दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। सूजन सरकार, बहुत बढ़िया। दिव्या हैं, प्रिया हैं, मयंक हैं, अतुल हैं, केसा हैं, गौरव, प्रमोद, खुशबू, बादल, मार्क, मोहित, रैक, नवीन, प्रतीक, अनुज, मंगल, राजेश, अमन, सौरभ, दुर्गेंद्र, आकाश, पंकज, अंजलि, बहुत बढ़िया। मुस्कान जी भी हैं, हर्ष हैं, खुशबू जी हैं, अरमान, अंकुर, सूफी, कपिल, रमेश, स्वर्णीप, स्वर्णदीप कौर, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो सभी दोस्त कंफर्म करेंगे। नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। क्लास रहने वाली है हमारी कंप्यूटर की पीढ़ी, यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। इस टॉपिक की यदि मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन के लिए। यहां से एक ही क्लास में ये टॉपिक आपका खत्म भी हो जाता है और इस टॉपिक से आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो कम से कम एक सवाल आपको इस टॉपिक से देखने के लिए मिलेगा, और बहुत ज़्यादा होगा तो 2 सवाल मिल जाएंगे, और ये भी 10 से 20% संभावना है कि एक भी सवाल ना मिले। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी टॉपिक से 5 सवाल मिल जाएं, ऐसा ये टॉपिक नहीं है। लेकिन क्योंकि हमें पूरे 20 में से 20 करने हैं, हमारे लिए एक एक नंबर क्या है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बहुत ही शानदार तरह से और बहुत ही आसानी से हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। शुरू के 30-35 मिनट जितनी भी देर में ये टॉपिक कंप्लीट होगा वो तो पढ़ेंगे ही, उसके बाद लास्ट के 5 मिनट में इस पूरे टॉपिक को मैं आपको आपकी उंगलियों पर कराने वाला हूं। तो एक बार सभी दोस्त बता दें क्या आप सभी तैयार हैं। चलिए ठीक है, धीरज जी भी हैं, गिरेंद्र जी भी हैं। भैया सबका नाम ले दिया, लेकिन सबका नाम ले पाना संभव नहीं है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं क्लास को। क्लास को शुरू करने से पहले देखेंगे आप कि जो पढ़ाई आपको आज दर्द लग रही है, इस दर्द को झेलते रहो, कल ये आपको आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। आज क्या होता है कि हम देखते हैं कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें बड़ा आफत सी आती है पढ़ने बैठने में। हम जब सुबह अगर रूटीन, आप में से कुछ लोग बनाते होंगे डेली रूटीन, तो हम रूटीन तो बना लेते हैं 12 घंटे का, और उसमें पढ़ाई का समय भी देते हैं और भी बाकी चीज़ों को समय देते हैं। और जब हम शाम को उस पर टिक लगाने बैठते हैं कि हमने क्या क्या किया, तो पढ़ाई वाले कामों को छोड़कर, यानी कि पढ़ाई को छोड़कर हम बाकी सभी काम कर चुके होते हैं जो फालतू के होते हैं। पढ़ाई से हम कहीं ना कहीं दूर से भागते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वो आपका क्या इंटरेस्ट नहीं आता, या मैं कहूं कि एक जैसे रील देखने में मजा आता है तो वो मजा नहीं आता। लेकिन वो मजा जिस दिन आपको पढ़ते टाइम आने लगा, जिस टाइम ऐसा होने लगा कि आप पढ़ते पढ़ते आपको ये ना पता लगे कि समय कितना हो गया, आप ये ना देखो कि मैंने आज तो 1 घंटे पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, आपका समय जैसे रील देखते देखते 2 मिनट देखते हैं और 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं लगता। जिस दिन आपको पढ़ाई से इस कदर मोहब्बत हो जाएगी कि आप 2 घंटे पढ़ने बैठोगे और 5 घंटे पढ़ लोगे, उस दिन आपको सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक पाएगा, है ना। तो इसे आफत मत समझिए, क्योंकि यही एक इकलौती ऐसी चीज है जो आपको समाज में बहुत जल्दी सम्मान दिला सकती है। अदरवाइज प्राइवेट में या कहीं भी छोटी मोटी नौकरी 7-8 हज़ार, 10,000, 20,000 की करोगे तो पैसे तो तब भी कमाओगे, लेकिन जो समाज के हिसाब से क्या है, आप सम्मान नहीं पा पाओगे। देखो, ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी वाले ही सब सुखी हैं, है ना, और ऐसा नहीं है कि जो सरकारी नौकरी नहीं होती वो कामयाब नहीं होता। लेकिन होता ना कि एक समय की एक डिमांड होती है, जिस समय पर जिस चीज की जरूरत है उस समय पर वही बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कोई इंसान रेगिस्तान में है, तुम उससे कहो कि भैया क्या है, प्योर दूध की चाय पी लो या प्योर दूध पी लो, उससे दूध प्यास नहीं बुझाएगा, जो प्यास 1 गिलास पानी बुझाएगा। तो समय की डिमांड के अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। अभी आपकी एज है, अभी आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं, तो क्यों ना सरकारी नौकरी ले ली जाए। भले ही एक तरफ आप 50,000 कमा रहे हो और एक तरफ कोई 20,000 कमा रहा है, लेकिन 20,000 वाले की सरकारी नौकरी है तो तुम्हारे जो बाबू के पापा हैं वो 20,000 वाली से शादी करेंगे, ना कि आपसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां सरकारी नौकरी। तो समय के हिसाब से हमें यहाँ पर चलना चाहिए
और याद रखना है कि मेहनत ताबड़तोड़ करनी है, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियां की, यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो अभी तक यदि मैं आपसे पूछूं कि कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियां आ चुकी हैं, है ना, अभी तक कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियां आ चुकी हैं, तो आप कहेंगे कि भैया कंप्यूटर की अभी तक पांच पीढ़ी आ चुकी हैं। कितनी? 5। वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है, बताएं आप मुझे। तो यदि 5 आ चुकी हैं तो वर्तमान में हमारी कंप्यूटर की 5वीं ही पीढ़ी चल रही है। ठीक है, इससे पहले 4 पीढ़ियां और आ चुकी हैं और 6ठी पीढ़ी की क्या है, आपकी शुरुआत है। ठीक है, 6ठी पीढ़ी आपकी मतलब तैयारी है, 6ठी पीढ़ी आपकी लगेगी। कब लगेगी देखेंगे, कमिंग सून में है वो अभी। तो यदि मैं बात करूं, आपसे एग्जाम में पूछे कि कंप्यूटर की अभी तक कुल कितनी पीढ़ियां आ चुकी हैं, तो आप कहेंगे कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां आ चुकी हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, बट इनका टाइम पीरियड क्या है आपका, है ना, इनका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है। तो इनमें कोई डेट नहीं पूछी जाती, इनमें आपसे पूछा जाता है टाइम पीरियड। कोई एक फिक्स साल नहीं पूछी जा सकती, एक ग्रुप चलता है पूरा लगभग 10 साल का, एक दशक के हिसाब से। कैसे? तो आप देखेंगे कि जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है, यानी कि जो कंप्यूटर की पहली जनरेशन है, ये आपकी सन 1942 से 1955 तक है। आप कहेंगे सर आपने इससे पहले एक क्लास पढ़ाई थी उसमें 1946 बताया था, एक बुक हमने पढ़ी है उसमें 1944 बताया था, इसके बाद एक जगह हमने और देखा है उसमें 1943 बताया था। हम किसे सही माने? तो आपको अलग अलग बुक्स में, अलग अलग वेबसाइट्स पर, अलग अलग जगह पर यह डेटा थोड़ा बहुत 19-20 ऊपर नीचे मिल सकता है। तो क्या वो डेटा गलत है? जी नहीं, वो डेटा आपका गलत नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे कि जैसे फर्स्ट जनरेशन मैंने यहां पर लिख दिया 1942 से 1955, आप इसमें +4 -4 भी कर सकते हो। ठीक है, +-4 कर सकते हो, यानी कि हमें इसमें एक टाइम पीरियड को याद रखना है कि जैसे मैंने आपसे कहा 1942 से 55 तक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है, पहली जनरेशन है। अगर ऑप्शन में 1942 ना मिले और 1946 मिल जाए तो आप क्या करेंगे? तो 46 को लगा देंगे। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद दूसरी जो जनरेशन है हमारी वो 1956 से 1964, तीसरी 1965 से 75, चौथी 1976 से 1990 और पांचवी 1990 से अब तक। इसमें ऐसा फिक्स कभी नहीं पूछा जाता कि बताओ 1957 कंप्यूटर की किस पीढ़ी में आएगा, पहली में आएगा या दूसरी में आएगा, ऐसे नहीं पूछा जाता। एक टाइम पीरियड चलता है तो हमें इसका एक्यूरेट डेटा याद नहीं रखना, हमें अपने दिमाग में एक क्या है, एक आपका पीरियड को दिमाग में रखना है कि इतने से इतने साल का जो ये टाइम पीरियड है ये लगभग फर्स्ट जनरेशन का है। कैसे? तो आप देखेंगे डेट याद नहीं रखनी। एक भैया कह रहे हैं सर इतनी सारी डेट कैसे याद रखें? भाई डेट याद नहीं रखनी। मैंने आपसे पूछा कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड कौन सा है, पहचानिए, है ना। सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड आपको पहचानना है। आपके सामने ऑप्शन है और देखना ऑप्शन वो नहीं होंगे जो मैंने आपको दिए हैं, फिर भी आप आंसर कर पाओगे। बताएं, अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा टाइम पीरियड ऐसा है जो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का है, बताइए। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लास है, आप ब्लॉक हो जाएंगे, फिर आपके लिए सदा सदा के लिए ये क्लास रिकॉर्डेड हो जाएगी। ठीक है, इसलिए होशियार ना बने और कृपया करके क्लास पर फोकस करें। ठीक है, चलो, तो सेकंड जनरेशन, अब इसमें इन डेट में कोई भी डेट ऐसी नहीं है जो मैंने आपको इससे पहले वाले में दिखाई थी, उसके बावजूद आप सभी को आंसर सही करना है। तो एग्जाम में ये डेटा ऊंचा नीचा मिल सकता है। ठीक है, इसकी कोई भी गारंटीड नहीं है। अलग अलग आपके वैज्ञानिकों ने अलग अलग डेट्स बताई, लेकिन हम एक पूरे टाइम पीरियड को, एक ग्रुप को याद रखते हैं, तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन के जरिए बहुत ही आसानी के साथ इसे कर सकते हैं, है ना। एग्जामिनर ऐसा ऑप्शन कभी नहीं रखेगा कि आप ना कर पाए। अब आप खुद से देखो, मैंने तो 42 से 55 बताया था, यहां 46 से 54 है, तो क्या हो जाएगा? ये पहली जनरेशन हो गई। इसके बाद 54 के बाद क्या आएगा? 55, तो दूसरी जनरेशन। 55 से 63 वाला दूसरी जनरेशन हो गया। 63 से 74 वाला आपका
तीसरी जनरेशन हो गया, और 74 से 90 वाला चौथी जनरेशन हो गया, और 90 से अब तक वाला कौन सा हो गया जी आपका, ये हमारा पांचवी जनरेशन हो गया। तो क्या इस टाइम पीरियड को आपको याद रखने के लिए कुछ बहुत ज्यादा जोर देना पड़ा? बिल्कुल भी नहीं देना पड़ा, आप बहुत आसानी के साथ इसे याद रख पाए होंगे। लगभग लगभग 99.99% लोग ने इसका आंसर जो है वो बिल्कुल सही दिया है। लेकिन जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे डिटॉल साबुन का जब ऐड आता है, सेवलॉन का जब ऐड आता है, तो वो कहते हैं कि डिटॉल मारता है 99.99% कीटाणु, लेकिन 0.01% कीटाणु फिर भी बच जाते हैं। ये वही कीटाणु हैं जो आंसर गलत कर रहे हैं, 0.01%, यानी कि एक आध बच्चे का आंसर गलत हो तो भैया कृपया करके सही आंसर करें, इतनी जल्दी चीजों को ना भूलें, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई याद नहीं करना है आपको, बस देखना है, मात्र देखना है। क्या किसी मूवी को आप याद करते हो? नहीं, देखते हो। अंतर इतना होता है कि जब आप उसे देखते हो तो आपका पूरा ध्यान वहीं पर होता है ना। कहीं पर अगर पानी की बोतल गिर गई, पानी फैल गया, बारिश हो रही है, बिल्ली निकल गई, बिल्ली दूध पी गई, कुछ दूध निकल गया गैस पे से, कोई मतलब नहीं है। सारा ध्यान कहां पर है आपका, मूवी देखने में, इसलिए वो याद हो जाती है। लेकिन पढ़ते टाइम पे भैया पंखा नेक भी चर्र चर्र की आवाज कर रहा है तो पंखे को देखना है पर्दा जोर से हिल गई तो पर्दे को देखना है, लेकिन पढ़ाई पर फोकस नहीं होगा, इसलिए पढ़ाई याद नहीं होती, ठीक है। तो पढ़ाई को याद करने का सिर्फ एक तरीका है, कुछ भी नहीं करना, पूरा फोकस जिस समय आप जो काम कर रहे हो उस पर आपका होना चाहिए, ठीक है जी। तो आप इसे बड़ी आसानी से कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं आपकी सबसे पहली जनरेशन की, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन सी है ना। सबसे पहली जनरेशन कंप्यूटर की कौन सी है? तो ये है हमारी 1942 से लेके 54-55 या 46 से 54-55, 43, 44, 40, सब इसी के अंडर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल बनता है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस चीज का प्रयोग किया गया था। देखो, कंप्यूटर की पीढ़ियां आखिर है क्या? जैसे कि यदि मैं आपसे कहूं, है ना, जैसे कि यदि मैं आपसे कहूं कि जैसे आप अभी हो, क्या शुरू से आप ऐसे ही थे? आप कहेंगे नहीं सर, पहले तो हम थे ही नहीं, है ना। हमसे पहले हमारे पापा थे, हमारे पापा से पहले हमारी क्या है, दादा थे, दादा से पहले परदादा थे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपका परिवार बढ़ रहा है ना, और अपडेट हो रहा है। आज आप पैंट शर्ट पहनते हैं, पापा ने आपके क्या है धोती कुर्ते पहने होंगे, उनसे और पहले चले जाएं, और पहले चले जाएं, और पहले चले जाएं, तो भैया पत्ते भी लपेटे हैं हमारे पूर्वजों ने, ठीक है। लेकिन समय के अनुसार क्या है, आपकी चीजें बढ़ती चली गई। तो जब शुरुआती दौर में कंप्यूटर को बनाया गया था, तो कंप्यूटर का आकार छोटा नहीं था। जो आज आप और हम, जो इमेज हमारी दिमाग में होती है कंप्यूटर की, कि जैसे ही कंप्यूटर का नाम आता है तो एक लैपटॉप, एक मॉनिटर, एक माउस, एक कीबोर्ड रखा रहता है, ऐसा नहीं था पहले कंप्यूटर। पहले के समय में जो कंप्यूटर का साइज है वो बहुत बड़ा हुआ करता था, यानी कि वो एक बड़े हॉल में भी नहीं आते थे, या बहुत बड़े बड़े हॉल में आते थे, वजन में बहुत ज्यादा भारी होते थे, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठाकर हम नहीं रख सकते थे, बहुत ज्यादा गर्मी फेंकते थे, बहुत ज्यादा आवाज करते थे, बहुत ज्यादा महंगे होते थे, है ना। चलाने के लिए एक अकेला आदमी उसमें काम में नहीं कर पाएगा, एसी चाहिए होती थी। तो इस प्रकार के पहले बहुत बड़े कंप्यूटर थे। फिर जैसे जैसे पीढ़ियां आपकी आगे बढ़ी, वैसे वैसे क्या हुआ, कंप्यूटर का साइज छोटा होता चला गया, वजन हल्का होता चला गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आने लगा, चलाना आसान होता चला गया, और आपका साइज भी कम हो गया, है ना। यही तो हमारे साथ हुआ है। पहले हम अलग तरीके से रहते थे, आज हमारी लाइफस्टाइल पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। तो यही है आपकी कंप्यूटर की पीढ़ी। अब जो कंप्यूटर की शुरुआती पीढ़ी है ना, जो आपकी कंप्यूटर की शुरुआती पीढ़ी है, जिसे हम कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कहते हैं, उस पीढ़ी के जब कंप्यूटर बने तो उनमें किस चीज का प्रयोग किया गया, क्या लगाया गया था उसमें। तो वहां पर जो सवाल आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब्स को हम हिंदी में कहते हैं क्या, निर्वात नलिकाएं, ठीक है। तो निर्वात नलिकाएं आपको एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा। और यदि आपको कंप्यूटर वाले पार्ट में कोई भी शब्द ऐसा हिंदी में देखने के लिए मिलता है जिसे आप नहीं जानते, तो आप इंग्लिश वाले वर्जन को चेंज करके देख सकते हो, ठीक है, उसे आप जरूर जानते होगे। तो निर्वात नलिकाओं का प्रयोग कब हुआ हमें नहीं पता,
हमें नहीं पता। लेकिन यदि आप इंग्लिश में चेंज करके देखोगे तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कब हुआ, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कंप्यूटर की पहली जनरेशन में किया गया था। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है, समझ पाए या नहीं समझ पाए कि कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या हैं, इनके टाइम पीरियड क्या हैं, और कंप्यूटर की पहली जनरेशन में किस चीज का प्रयोग हो रहा है। क्या यहां तक की सभी बातें आपको क्लियर हैं या नहीं है, एक बार आप सभी मुझे कंफर्म करेंगे। ठीक है, चलिए। है ना, यहां तक की सभी बातें क्लियर है आप सभी को? वॉइस बिल्कुल ठीक है भाई, आप अपनी तरफ से चेक करो। ठीक है, वॉइस यहां से एकदम चकाचक जा रही है। ठीक है जी, चलिए। तो हम अब बात कर रहे थे पहली जनरेशन प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की, जिसका जो टाइम पीरियड है वो हमने 1942 से 55 अप्रोक्सीमेट में मान करके हम चले हैं। वैक्यूम ट्यूब यानी कि निर्वात नलिकाओं का प्रयोग इसमें किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था आपका, तो ली डे फॉरेस्ट ने सन 1904 में किया था। कब? वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किसके द्वारा किया, का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो ली डे फॉरेस्ट के द्वारा सन 1904 में। ठीक है, इसमें डेटा को सुरक्षित रखने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। पंच कार्ड क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इसमें डेटा को सुरक्षित रखने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। और पंच कार्ड को किसने बनाया, तो दो नाम आते हैं, एक आता है जोसेफ जैक्वार्ड का और एक नाम आता है हरमन होलेरिथ का। ठीक है, अभी मैंने ये नाम बताया है, आगे मैं आपको दूसरा नाम भी बताऊंगा। ठीक है, बट दोनों का ही नाम आपका आता है इनके आविष्कार में। अभी दिखाएंगे वैक्यूम ट्यूब कैसी होती है। तो डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया। यानी कि जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे, जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे, इनमें डेटा को स्टोर करके रखने के लिए कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग आपका किया गया था। और इसमें जो हमारी पहली जनरेशन के कंप्यूटर हैं, इसमें मशीनी भाषाओं में प्रोग्रामिंग का प्रयोग किया गया। हमारा जो कंप्यूटर है वो एक ही भाषा समझता है, और वो भाषा कौन सी होती है बताओ? हिंदी समझता है, इंग्लिश समझता है, उर्दू समझता है आपकी, या कौन सी समझता है बताओ? स्पेनिश समझता है, नेपाली, कौन सी भाषा समझता है हमारा कंप्यूटर? है ना, आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, तो आप कहेंगे हमारा कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा समझता है, जिसे हम मशीनी भाषा यानी कि बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। अब बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है जी? जैसे हमारी क्या है, हिंदी है, छोटा से बड़ा, छोटी बड़ी, इस तरह से आपने पढ़ी है पूरी। ठीक है, ABCD ए से लेकर जेड तक आपने पढ़ी है। लेकिन जो हमारी मशीन लैंग्वेज है, यानी कि जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, या बाइनरी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, इसमें कुल कितने अक्षर, कितने अंक होते हैं? तो याद रखना कि बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 दो ही अक्षर आपके होते हैं, दो ही अंक होते हैं। पूरी बाइनरी लैंग्वेज 0 1 पर आधारित आपकी होती है। 0 और 1, 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। आगे इन सभी चीजों पर डिमांड, आगे क्या है डिटेल में बात करेंगे। मशीनी भाषाओं में प्रोग्रामिंग का प्रयोग पहली जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाता है। इनकी स्पीड कितनी थी? तो इसकी स्पीड 10 की पावर -3 यानी कि मिली सेकेंड में थी। कितनी? मिली सेकेंड में। और ये एक बेसिक फैक्ट है कि इनकी कार्य करने की स्पीड जो थी वो बहुत कम थी। है ना, इन पर हम भरोसा नहीं कर सकते थे, इनके रिजल्ट पर। बहुत अधिक जगह घेरते थे, बहुत अधिक वजन के होते थे, बहुत ज्यादा लाइट घेरते थे, बहुत ज्यादा आवाज करते थे, और बिना एयर कंडीशनर, बिना AC के चलाना इन्हें असंभव था। है ना, बिना AC के इन्हें चला पाना क्या था? असंभव था। तो मैंने क्या क्या बातें आपको बताई? मैंने बताया कि पहली जो पीढ़ी थी हमारी कंप्यूटर की, ये सन 1942 से 55 तक रही। वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग इसमें किया गया। ये क्या है हमारी, इसमें पंच कार्ड का प्रयोग किया गया, और इसमें मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग
आपका यहाँ पर क्या गया, इसके बाद इसमें मशीनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है और पहली जनरेशन की जो पीढ़ी थी इसमें जो स्पीड है इसकी वो मिली सेकेंड में थी और ये बहुत ज़्यादा भारी हुआ करते थे और ये क्या है बहुत धीमे काम करते थे, बहुत आवाज़ करते थे, गर्मी बहुत फेंकते थे, इसलिए बिना एसी के नहीं चल पाते थे। ठीक है, तो आप आगे देखेंगे कैसे होते हैं आखिर वैक्यूम ट्यूब्स, है ना, क्यों हमारे कंप्यूटर बिना एसी के नहीं चल पा रहे। तो आप देखेंगे कि यह एक नॉन पोर्टेबल है व इनमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। ये जो आप यहां पर देख पा रहे हैं ये है वैक्यूम ट्यूब्स। क्या आपने ये कभी देखे हैं? और ऐसे ही लाखों वैक्यूम ट्यूब्स एक कंप्यूटर में लगे होते थे जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, है ना, लाखों वैक्यूम ट्यूब्स आपके शुरुआती दौर में एक कंप्यूटर में लगे होती थी। अब आप खुद से सोच करके देखो कि यदि आपके पास मोटरसाइकिल है, यदि आपके पास कार है, आप सर्दियों में कार में बैठ करके ससुराल जाओ, ठीक है, और आप जब जाओगे तो जब आप 2-4 घंटे 5 घंटे लगातार गाड़ी चलाओगे और लाइट को ऑन रखोगे तो वो जो लाइट होती है कार की आगे की वो बहुत गर्म हो जाती है या नहीं? बिल्कुल हो जाती है जी। तो वहां पर तो ऐसा एक बल्ब लगा होता है, यहां तो लाखों लगे हुए हैं, तो गर्मी की आपकी जो है वो कैपेसिटी कितनी ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा गर्मी होगी। इस वजह से बिना एसी के ये नहीं चल पाते थे। तो अब पहली जनरेशन में बनने वाले कंप्यूटर कौन कौन से हैं? तो एनियाक कंप्यूटर पहली जनरेशन में बना, एडवेक कंप्यूटर, एडसेक कंप्यूटर, यूनिवेक कंप्यूटर, IBM 650 कंप्यूटर, मार्क 1 कंप्यूटर, सीक कंप्यूटर और IBM 701 कंप्यूटर। ये कुछ उन कंप्यूटर्स के नाम हैं जो पहली जनरेशन में बनाए गए थे। ठीक है, ये कुछ उन कंप्यूटर के नाम हैं जो पहली पीढ़ी में बने थे। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा एनियाक कंप्यूटर कंप्यूटर की किस पीढ़ी का उदाहरण है, तो आप कहेंगे ये पहली पीढ़ी यानी कि प्रथम पीढ़ी का उदाहरण है। ठीक है, तो इतने डेटा के साथ हमारी जो पहली पीढ़ी है कंप्यूटर की वो हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, बिल्कुल। पहले एसी थी क्या? जी हाँ, गरीबों के घर पे नहीं थे, लेकिन जो बहुत पैसे वाले होते थे जैसे कि अंग्रेज वगैरह, उनके यहाँ पहले एसी थी। ठीक है जी, चलिए, बस एसी का रूप जैसा आज आप देखते हैं वैसी नहीं थी, वो अपनी उस टाइम पे अलग होगी। जब एसी के बारे में पढ़ोगे तब एसी, तब उसके आपको जनरेशन वगैरह देखने के लिए मिलेंगी, कैसी कैसी क्या क्या। ठीक है, ओके, तो यहां तक की बात क्लियर हो गई आपको बड़ी आसानी से, यस और नो? बिल्कुल बताएंगे। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहां तक की बातें आप सभी को उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होंगी। बाकी ये सारा डेटा मैं आपको उंगलियों पर इस क्लास के एंड में ही रिवाइज भी करवाऊंगा, पेशेंस रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की, जिसका टाइम पीरियड है 1956 से लेकर 1964 का। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब की जगह अब क्या होने लगा कि वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। जहां पर हम वैक्यूम ट्यूब लगा रहे थे उसके स्थान पर हम ट्रांजिस्टर लगाने लगे। और ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार है वो विलियम शॉकले ने किया। किसने किया? विलियम शॉकले ने किया आपका। इनमें डेटा सुरक्षित स्टोर करने के लिए चुंबकीय टेप और डिस्क का प्रयोग होने लगा, जबकि इससे पहले वाले में किसका प्रयोग हो रहा था? मैग्नेटिक आपका ड्रम का। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे स्पीड कितनी होती है, तो माइक्रो सेकंड में होती है। किसमें होती है? आपकी माइक्रो सेकंड में होती है, जबकि इसकी स्पीड मिली सेकंड में थी। और सेकंड जनरेशन में स्पीड किसमें हो गई? माइक्रो सेकंड में। ठीक है जी, यानी कि 10⁻⁻⁶, है ना। इसके बाद देखेंगे आप कि इसमें कार्य करने के लिए अब असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाने लगा, जो मशीन भाषा की तुलना में आसान थी। कंप्यूटर तो मशीन भाषा को समझता है, लेकिन व्यक्ति, आप और हम मशीन भाषा को उतनी आसानी से नहीं समझ सकते। इसलिए कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है जी, असेंबली भाषा का आविष्कार किसने किया? तो कैथलीन बूथ के द्वारा किया गया था आपका असेंबली भाषा का आविष्कार। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने लगा। मैग्नेटिक ड्रम की जगह मैग्नेटिक कोर का आविष्कार का प्रयोग होने लगा। कोबोल और फोर्ट्रॉन जैसी उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज का विकास आपका इसमें शुरू हो गया था।
यह प्रथम पीढ़ी की तुलना में अधिक भरोसेमंद। देखो जैसे जैसे आपकी क्या है पीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कंप्यूटर अधिक भरोसेमंद होते जाएंगे, साइज में छोटे होते जाएंगे, सस्ते होते जाएंगे, कम इलेक्ट्रिसिटी खाएंगे, आकार में छोटे होंगे, हल्के होंगे। वो एक कॉमन चीज है, पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के ज्यादा अच्छे होंगे, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी के ज्यादा अच्छे होंगे। तो ये आप खुद से समझ सकते हैं। इस पीढ़ी में निर्मित कंप्यूटर कौन कौन से हैं? तो अटलस कंप्यूटर, हनीवेल 400 कंप्यूटर, सीडीसी 1604, 3600, आईबीएम 7000, आईबीएम 1401, पीडीपी, यूनिवेक 1108, 1107, आईबीएम 700, आईबीएम 1620। ये सभी किसके उदाहरण हैं आपके? तो कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन के उदाहरण हैं। कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन के ये आपके क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। ठीक है जी। तो यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं हुई? आप कहेंगे सर क्या हमें ये सारे नाम याद रखने हैं? ऐसे तो हम नहीं रख पाएंगे। नहीं, आपको सारे नाम याद नहीं रखने, मैं कुछ इंपॉर्टेंट नाम्स आपको देकर जाऊंगा, आपको सिर्फ वही याद रखने हैं। भैया ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई, लेकिन हमें ट्रांजिस्टर दिखा तो दो, आखिर कैसे होते हैं ट्रांजिस्टर। तो ये आपको यहां पर जो पिन टाइप की दिखाई दे रही हैं ये क्या है? यही है हमारे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये होते हैं हमारे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स आपके। और अब क्या हो गया आपका? अब हमारा वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा, जिससे कि आपके कंप्यूटर के साइज में एक बड़ी गिरावट आई, है ना, एक बड़ी गिरावट आपकी आई। याद कैसे करेंगे आप इसे? तो इसे याद रखने की एक जुगाड़ है। जैसे ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो हमारी माताएं बहनें जो चिमटी लगाती हैं बालों में, ठीक है, इसका लुक कुछ वैसा ही है। यदि मैं इसमें से एक इस डंडी को अगर मैं गायब कर दूं, तो क्या ऐसी ही चिमटी हमारी बहनें वगैरह लगाती हैं घर में, लड़कियां ऐसी ही चिमटी लगाती हैं? आप कहेंगे जी बिल्कुल ऐसी ही होती है। तो इसमें कितनी स्टिक होती हैं आपकी? 2 स्टिक होती हैं। तो ये ट्रांजिस्टर कैसा है? हमारे घर में यूज होने वाली चिमटी जैसा है, और उसमें कितनी स्टिक होती हैं? 2। तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस लिए किया जा रहा है? आप किस पीढ़ी में किया जा रहा है? तो दूसरी पीढ़ी में। ऐसे करके आप एक अपने दिमाग में जुगाड़ सेट कर सकते हो, है ना। ऐसे करके आप अपने दिमाग में एक जुगाड़ को सेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हमारा दूसरी पीढ़ी का उदाहरण जो था, दूसरी पीढ़ी हमारी थी, वो हो चुकी है कंप्लीट। ठीक है जी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बातें क्लियर हैं, यस और नो? एक ही चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं कि सभी चीजें आपको आसानी से क्लियर हो रही होंगी, है ना। और स्पीड भी आज बिल्कुल मेंटेन करके हम चल रहे हैं। ठीक है, बताएंगे। वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग आपका होने लगा था। आगे बढ़े तीसरी पीढ़ी की तरफ। चलिए, तीसरी पीढ़ी क्या कहती है जी? तो तीसरी पीढ़ी सन 1965 से आपकी कब तक है? 75 तक है। और इसमें अब ट्रांजिस्टर के स्थान पर प्रयोग किया जाने लगा किसका? इसमें ट्रांजिस्टर के स्थान पर प्रयोग किया जाने लगा आपका आईसी चिप का, यानी कि जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहते हैं, जिसे हम एकीकृत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे मैंने कल की क्लास में आपको लास्ट में पढ़ाया था, याद करिए, कि आईसी चिप। तो वो आईसी चिप का प्रयोग कहां पर किया जा रहा है? आपका आईसी चिप का प्रयोग हमारा कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किया जा रहा है। और इसका आविष्कार किसने किया था? तो सन 1958 में। कब? सन 1958 में जैक किल्बी नाम के वैज्ञानिक ने, है ना, कंप्यूटर वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था। जैक किल्बी, है ना। कब? तो 1958 में जैक किल्बी ने आपका आईसी चिप का आविष्कार किया था। आईसी चिप एक सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक धातु है, और इसका प्रयोग ये सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए आप मुझे, है ना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईसी चिप किस धातु से बनी होती है? तो सिलिकॉन या जर्मेनियम, दोनों ही सेमीकंडक्टर हैं। तो आपका सिलिकॉन या जर्मेनियम से मिलकर के बनती है हमारी क्या? आईसी चिप। उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग इसमें होने लगा, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग तीसरी जनरेशन से क्या है? आपका शुरू हो गया। आईसी को हम एलआईसी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी कहा जाता है। जो आईसी चिप है हमारी एकीकृत परिपथ, इसे हम एलएसआई भी कहते हैं। और एलएसआई की फुल फॉर्म होती है हमारी क्या? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन
यह कंप्यूटर पहली व दूसरी पीढ़ी की तुलना में साइज में छोटे हो गए, हल्के हो गए, चलाना आसान हो गया, सभी चीजें ठीक है। रिमोट प्रोसेसिंग का उपयोग इसमें किया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग इनमें किया जाने लगा, जिसमें सिस्टम के सभी आंतरिक कार्य ऑटोमेटिक हो गए और अब इन कंप्यूटर को एक ही व्यक्ति चलाने में भी क्या था, संभव था। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ है इसमें, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आदि, इनका प्रयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ही किया गया। मेमोरी कौन सी प्रयोग की जा रही है, तो मैग्नेटिक डिस्क। सबसे पहले मैग्नेटिक ड्रम, फिर मैग्नेटिक कोर और फिर मैग्नेटिक डिस्क। स्पीड कितनी है, तो आपकी नैनो सेकंड है। सबसे पहले कितनी थी, मिली सेकंड की थी, 10 की पावर -3। उसके बाद कितनी थी आपकी, 10 की पावर -9 और -6 यानी कि माइक्रो सेकंड। और तीसरी पीढ़ी में जो हमारी कंप्यूटर की स्पीड है वो कितनी है, वो 10 की पावर -9 सेकंड है ठीक है। कीबोर्ड का प्रयोग होने लगा, मॉनिटर का प्रयोग होने लगा, रैम रोम इन सभी चीजों का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में ही आपका चालू हो गया था। ये आपकी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर यहां पर मौजूद हैं। क्लियर है यहां तक की बात, बताएंगे एक बार। बिल्कुल, क्या यहां तक की बातें आप सभी को क्लियर हैं? 3 पीढ़ियां मैंने आपको कंप्यूटर की बता दी ठीक है। आईसी चिप भाई मैं कल की क्लास में दिखा चुका हूं, आपने कल की क्लास नहीं देखी क्या? कल की क्लास में सबसे लास्ट में हमने देखा था ठीक है। हाँ देखो, एक भाई ने कहा सर ये तो कोई मिल गया मूवी की तरह है, तो आप सोच करके देखो कि कोई मिल गया मूवी कब बनी थी, जब बहुत पुरानी 10-15-20 साल पुरानी मूवी है वो आपकी ठीक है। तो समझ सकते हैं आपकी पुराने कंप्यूटर की ही बात हो रही है ठीक है। ओके, आगे बढ़े अब हम देखते हैं फोर्थ जनरेशन कौन सी है, 1975 से 1990 तक। और कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति हम जिसे कहते हैं कि जो घर घर में कंप्यूटर पहुंचना शुरू हुआ, जो हर व्यक्ति, अभी तक क्या है कि आविष्कार चल रहे थे, बहुत लिमिटेड लोग इनका प्रयोग कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा कि यह कंप्यूटर हर घर में, हर ऑफिस में पहुंचने लगे। तो जो एक क्रांति आई वो कब आई, वो आपकी चौथी पीढ़ी में आई। ऐसे ही जब हम लोगों का स्वर्गवास हो जाएगा और हमारे बच्चे कंप्यूटर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो वो पूछेंगे कि इंटरनेट के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति कब आई, तो 2016 में आई, क्योंकि जब जियो ने नेट को फ्री किया तो फिर सभी लोग यूट्यूब से लेकर के रील लेकर के सब तभी बनने लगे जब बहुत ज्यादा नेट मिल गया है ना। तो एकदम से सभी देखो ऑनलाइन बिजनेस कितनी बड़ी एक अलग लेवल की क्रांति इसे कहते हैं है ना। तो इसी प्रकार से जो कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति है वो चौथी जनरेशन को कहा जाता है ठीक है। आकार में बहुत बड़ी कमी आई, अधिक प्रभावशाली थे, विश्वसनीय थे, बहुत स्पीड तेज थी, अधिक मेमोरी क्षमता थी, एसी की आवश्यकता अब नहीं पड़ रही थी है ना। अब इनमें एसी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इसके बाद हम देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर इसमें बनने लगे और जो कंप्यूटर की स्पीड है वो पीको सेकंड में आ गई। सबसे पहले मिली सेकंड, फिर माइक्रो सेकंड, फिर नैनो सेकंड और अब पीको सेकंड। क्लियर है? अब हमारी क्या है, पीको सेकंड है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किस चीज का किया गया, तो आईसी चिप के स्थान पर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में वीएलएसआई का प्रयोग होने लगा। किसका, वीएलएसआई का प्रयोग होने लगा। वीएलएसआई यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का प्रयोग अब इसमें किया जाने लगा। और इस एलएसआई सर्किट में 3 लाख ट्रांजिस्टर के बराबर काम करने की क्षमता होती थी, जिसे माइक्रो प्रोसेसर चिप भी कहा जाता है। और माइक्रो प्रोसेसर व सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग इनमें आपका किया जाने लगा। चौथी पीढ़ी में आपकी और हाई लेवल लैंग्वेज C++, जावा जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाने लगा। इंटरनेट की शुरुआत हो गई आपकी चौथी पीढ़ी से ही। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैन मैन वैन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सभी चीजों का प्रयोग किया जाने लगा। इन्हें राजन गौंड जी को ब्लॉक कीजिए ठीक है। भाई मेरे क्लास लाइव है, मैं तुम्हारा कमेंट पढ़ूंगा तभी आप ये बात मानोगे क्लास लाइव है। क्लास को कोई भी यदि डिस्टर्ब करेगा तो उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा ठीक है। कृपया करके क्लास को डिस्टर्ब ना किया करें, क्योंकि यदि आपको नहीं पढ़ना है तो आप मत पढ़िए, लेकिन जिन लोगों को सिलेक्शन लेना है कृपया करके उन्हें तो सिलेक्शन लेने दीजिए भैया। आपके बेफालतू के कमेंट्स एक रिदम को बिगाड़ते हैं, पढ़ाने में डिस्टर्ब करते हैं।
जो भी ऐसे डिस्टर्ब करेगा उसे ब्लॉक किया जाएगा। ठीक है, अब जो भैया ये कंफर्म करना चाह रहे थे कि क्लास रिकॉर्डेड है या लाइव है, उन्हें तो पता लग गया, लेकिन अब वो दोबारा में कभी भी क्या नहीं कर पाएंगे, कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो कृपया करके कोई और इस तरह से ट्राई ना करे कि लाइव है या आपकी कैसी है। जिस दिन रिकॉर्डेड होगी हम खुद आपको बता देंगे रिकॉर्डेड है। भाई जो बैच आरडब्ल्यू को रिकॉर्डेड बेचना होता है तो उस पर इतना बड़ा बड़ा लिखकर बेचते हैं कि रिकॉर्डेड बैच है। लाइव का मतलब लाइव ही होता है, धोखा नहीं दिया जाता। ठीक है, क्लियर है। अब प्लीज ध्यान से देखें, डॉस का प्रयोग, जीयूआई क्या है आपका, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सभी का प्रयोग हमारा चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर में किया गया है ना। इन सभी का प्रयोग हमारा चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। ओके, इसके बाद हमारा बचती है हमारी पांचवी पीढ़ी। कौन सी? पांचवी पीढ़ी, यानी कि जो हमारी वर्तमान में पीढ़ी चल रही है वो। इसमें किसका प्रयोग किया गया? तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में यूएलएसआईसी और एआई का प्रयोग किया जा रहा है। यूएलएसआईसी यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो जो हमारी कंप्यूटर की पांचवी जनरेशन है ना, जो हमारी कंप्यूटर की पांचवी जनरेशन है, उस जनरेशन में आपका क्या है, जो सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है वो हमारा एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर बहुत ज्यादा फोकस आपका हो रहा है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये इनका प्रयोग किसमें किया जाता है? आपका कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुविधा होने के कारण इनमें निर्णय लेने की क्षमता स्वयं होती है। ठीक है, इसके बाद पैरेलल प्रोसेसिंग है ना, पैरेलल प्रोसेसिंग, सुपर कंडक्टिविटी, एआई, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, विजुअल रिकॉग्निशन, ये सभी हमारे पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों के कुछ गुण हैं। स्टोरेज की क्षमता बहुत अधिक है, मेमोरी में ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग होने लगा, उच्च स्तरीय भाषाएं जितनी भी हैं सब अब इसमें प्रयोग हो रही हैं। विभिन्न आकार के कंप्यूटर देखने के लिए मिले। आप देखते हो कि आप वॉच से लेकर के मोबाइल फोन तक, लैपटॉप से लेकर के टैबलेट से लेकर के आपका सुपर कंप्यूटर तक, हर प्रकार के जो कंप्यूटर हैं वो हमें इसमें देखने के लिए मिले पांचवी पीढ़ी में। इंटरनेट, मल्टीटास्किंग, एक कंप्यूटर में आप बहुत सारे काम कर सकते हो एक ही बार में। ठीक है, इसके बाद मल्टीमीडिया, गाने सुन सकते हो, ग्राफिक्स का काम कर सकते हो, टेक्स्ट, पोर्टेबल पीसी, डेस्कटॉप पीसी, जितने भी काम आप आज वर्तमान में कर रहे हो वो सभी पांचवी पीढ़ी के उदाहरण हैं आपके। ठीक है जी, यहां पर आप देखेंगे डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, इस पीढ़ी में मुख्य रूप से भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर शामिल है। यानी कि भारत का जो सुपर कंप्यूटर है हमारा, वो किस पीढ़ी का उदाहरण है? वो पांचवी पीढ़ी का ही आपका उदाहरण है। तो ये तो हमने यहां पर बात की किस चीज की? यहां पर तो हमने बात की आपकी कंप्यूटर की पांचों पीढ़ी की। एक बार मुझे सभी दोस्त बताएंगे कि क्या आपको यहां तक की बातें क्लियर हैं या नहीं। बिल्कुल आएगी, है ना। क्या फिफ्थ जनरेशन के बाद कोई और भी आपकी आएगी? तो बिल्कुल आएगी, आपकी सिक्स जनरेशन आएगी जो क्वांटम कंप्यूटिंग पर आधारित होगी, उसे हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या आपको यहां तक की बातें क्लियर हैं या नहीं? ओके, अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत सारी चीजें हो गई, हमें कैसे याद होगा इतना सारा डेटा? तो मैं आपके सामने आपसे पूछता हुआ यहां पर आंसर करूंगा, और इस पूरे चैप्टर को एक ही पेज पर हम यहां पर लिखेंगे। कैसे? तो यहां पर हम हेडिंग डालते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, यदि मैं कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन की बात करता हूं, मैं फर्स्ट जनरेशन को हम फर्स्ट जी लिख देते हैं, सेकेंड जनरेशन को फर्स्ट जनरेशन को मैं ऐसे लिख दूं। ठीक है, सेकेंड जनरेशन ये गई। आप मुझे टाइम पीरियड बताइए, है ना, आप अपने अपने अनुकूल, अपने अकॉर्डिंग मुझे टाइम पीरियड बताइए इनके। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है इनका आपका, वो मैं आपको इस एक पेज पर ही रिवाइज कराने वाला हूं और आप खुद से आंसर देंगे। और ये है हमारी पांचवी जनरेशन। ठीक है, अब आप देखेंगे कंप्यूटर की जो पहली जनरेशन है इसका टाइम पीरियड क्या था, बताओ। तो आप कहेंगे सर 1942 से कब तक था बताओ? तो आप कहेंगे 1955 तक।
दूसरा 55 से 1963-64 कह सकते हैं अप्रोक्स। तीसरा हमारा कौन सा था, 63-64 से लेकर के 75 तक अप्रोक्स में, है ना, -4 +4 हो सकता है। और 75 से लेकर के 91 और 91 से लेकर के अब तक। तो क्या इस टाइम पीरियड में आपको कोई समस्या है, बताओ? क्या इस टाइम पीरियड को याद करने में आपको कोई समस्या है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ओके। इसके बाद हम देखेंगे कि जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है इसमें किसका प्रयोग किया गया। तो आप कहेंगे इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया। किसका? इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया, निर्वात नलिकाओं का। सेकेंड जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया था? आप लोगों से आंसर चाहिए मुझे। सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर की किस पीढ़ी का प्रयोग किया गया था? आप कहेंगे इसमें कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। आपने एग्जाम्पल दिया था, जो लड़कियां बालों में चिमटी लगाती हैं उसमें 2 क्लिप होती हैं और उसी के जैसे दिखने वाली है ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर भी हमारी दूसरी पीढ़ी का उदाहरण है। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करते हैं कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन की, कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन की। कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन में किस चीज का प्रयोग किया गया? तो इसमें आईसी चिप का प्रयोग किया गया। आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो ये आपकी सिलिकॉन व जर्मेनियम की बनी हुई एक चिप होती है। सिलिकॉन की बनी हुई एक चिप होती है और यह एक अर्धचालक धातु है, यानी कि यह एक सेमीकंडक्टर धातु होती है। यह एक सेमीकंडक्टर धातु आपकी होती है। इसका आविष्कार किसने किया था? तो जैक किल्बी नामक आविष्कारक ने, जैक किल्बी ने सन 1958 में इसका आविष्कार किया था। कब किया था? 1958 में इसका आविष्कार किया था। चौथी जनरेशन में किस चीज का प्रयोग किया गया? चौथी जनरेशन में तो आप कहेंगे जी चौथी जनरेशन में VLSIC यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का प्रयोग किया गया। और पांचवी जनरेशन में ULSIC यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट प्लस AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रयोग है वो हमारा किया गया कंप्यूटर की फिफ्थ पीढ़ी में। यानी कि इतना जो डेटा है ये इनफ है आपके एग्जाम में बनने वाले कंप्यूटर की पीढ़ी के क्वेश्चन के लिए। इतने ही डेटा से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं। बट हमने तो बहुत ज्यादा चीजें पढ़ी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करता हूं आपसे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का कोई उदाहरण, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से थे? तो आप कहेंगे एनियाक, एडसेक, एडवेक, इस प्रकार के जो कंप्यूटर थे, यूनिवैक वगैरह, ये हमारी पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर कौन से थे आपके? तो आप कहेंगे यहां पर अटलस जो था हमारा, ये हमारा सेकंड जनरेशन का एक इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है ना। थर्ड जनरेशन का इंपॉर्टेंट कंप्यूटर कौन सा है? IBM 360, IBM 370 थर्ड जनरेशन के हैं। फोर्थ जनरेशन का एक इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है जिसका नाम है एप्पल सेकंड। और फिफ्थ जनरेशन का जो हमारा कंप्यूटर है वो है हमारा परम सुपर कंप्यूटर, है ना। और वर्तमान में जितने भी प्रकार के कंप्यूटर हैं ये सभी हमारे इसी के उदाहरण हैं। तो ये आपका जो पूरा टॉपिक था हमारा जहां पर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, उसे मैंने आपको एक मात्र पेज पर यहां पर रिवाइज करके दे दिया। क्या आपको बातें समझ में आई? है ना। अभी क्लास और है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। तो यदि आपको इतना भी डेटा मात्र याद रखते हो तो लिख करके ले लीजिए मुझसे, है ना। लिख करके ले लीजिए कि आपके एग्जाम में आने वाला इस चैप्टर से क्वेश्चन किसी भी प्रतिशत में, किसी भी हाल में गलत नहीं होगा। आईसी की फुल फॉर्म होती है भाई इंटीग्रेटेड सर्किट, मैं बता चुका था ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमने पूरा एक पेज पे ले लिया। आप कहेंगे सर इसमें कुछ चीजें छूट गई। छूट गई तो मत छोड़ो, अब इसे देख लो। ये जो चार्ट है आपके सामने, है ना, ये जो चार्ट बना हुआ है आपके सामने, चलिए ये जो चार्ट आपके सामने बना हुआ है ये पूरा चार्ट किस चीज का है? आपका जनरेशन का जो टाइम पीरियड है उसमें थोड़ी ऊंच नीच आपको मिल सकती है, वो मिलेगी भी। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर मैग्नेटिक टेप, तीसरी में इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी में VLSIC प्रोसेसर, और चौथी में और पांचवी में आपका ULSI माइक्रो प्रोसेसर और AI। बहुत इनकी विशेषताएं क्या है? सीन 2 कर दीजिए। हाँ, आप देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो बहुत बड़े साइज में होते थे, बहुत ज्यादा मशीन लैंग्वेज का प्रयोग होता था, बहुत महंगे होते थे और बहुत ज्यादा लाइट ये खाते थे। पहली जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन से हैं?
तो एनियाक, यूनिवैक, एडवैक, एडसेक, IBM 701 ये पहली जनरेशन के कंप्यूटर हैं, है ना। ये आप यहाँ से इस एक अकेले पेज से पूरे के पूरे इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। इससे भी AI की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, AI क्या फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं जी? बिल्कुल आते हैं। आप कहेंगे सर बाकी सब चीजें तो आपने रिवाइज भी करा दी, समझ में भी आ गई, लेकिन आपने कुछ कंप्यूटरों के नाम बताए, है ना, वो बहुत ज्यादा थी, या लैंग्वेजेस के नाम बताए, पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग होगा, दूसरी में, वो चीज का रिवीजन और करा दो, और हमें एक बार इंपॉर्टेंट भी बता दो कौन कौन से होते हैं। तो आप देखेंगे जो पहली पीढ़ी है इसमें मशीन कोड लैंग्वेज का प्रयोग आपका किया गया, ठीक है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। इस बाइनरी लैंग्वेज का जो बी है ये खाते पीते घर का है, इसलिए इतना मोटा बना है, ठीक है। सेकेंड लैंग्वेज में हमने असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया, और कोबोल और फोर्ट्रॉन जैसी जो लैंग्वेजेस हैं इनकी शुरुआत हो गई, है ना, इनकी इनकी जस्ट स्टार्टिंग थी यहां पर। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे आपके, यहां से हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होने लगा, बेसिक लैंग्वेज, पास्कल लैंग्वेज, फोर्ट्रॉन सेकंड से लेकर फोर्थ लैंग्वेज को बोले ये लैंग्वेज, ठीक है। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में पाइथन, C++ इस प्रकार की लैंग्वेज का प्रयोग होने लगा, और फिफ्थ जनरेशन में ह्यूमन लैंग्वेज, AI आदि का प्रयोग आपका होने लगा। ये तो आपकी बेसिक लैंग्वेजेस थी जिन्हें वहां से निकाल करके मैंने आपको सिर्फ एक पेज पर दे दिया, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर ऑफ जनरेशंस, यानी कि किस पीढ़ी में कौन सा कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम याद रखें। तो देखो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को याद रखना थोड़ा आसान है, क्योंकि मैंने आपको बताया पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बिना AC के नहीं चल सकते थे, और क्योंकि ये बिना AC के नहीं चल सकते थे तो आप देखोगे इनके नाम के पीछे AC लिखा है ज्यादातर, सबके साथ ये ट्रिक नहीं लगेगी लेकिन 80% के साथ लग जाएगी। एनियाक, एडवेक, यूनिवेक, सीक, ये हमारे क्या हैं, ये हमारी पहली जनरेशन के कंप्यूटर हैं। दूसरी कंप्यूटर का जो इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है वो अटलस है, ठीक है। दूसरी जनरेशन में मैं आपको जो 2-3 नाम बता रहा हूं बस इन्हें आप याद रख लेना, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। थर्ड जनरेशन का जो इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है वो है IBM 370, जो एग्जामिनर बार बार पूछता है, और IBM 360, ठीक है। बाकी को आप ऊपर ऊपर से नजर मार सकते हो, याद करो मत करो कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर कौन से हैं, तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है Apple II और क्रेवन। और फिफ्थ जनरेशन में तो हमारे अब वर्तमान में जितने भी चल रहे हैं वो हैं ही, तो इन्हें आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी, फिर भी यदि आप इंपॉर्टेंट देखना चाहें तो परम सुपर कंप्यूटर, ठीक है जी। तो ये है आपकी आज की क्लास, जिसे मैंने बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर कंप्लीट किया, और उम्मीद करता हूँ आपको भी उतनी ही खूबसूरती के साथ सभी चीज़ें समझ में भी आई होंगी। सर 1946 या 42 भैया मेरे प्रभु भ्राता क्लास में शुरू से यदि आप जुड़ जाते तो सभी प्रकार के डाउट आपके खत्म हो जाते, ठीक है। देखिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, ये रिक्वेस्ट मैं रोज रोज नहीं करूंगा, कि कृपया करके आप किसी भी प्रकार का वेरिफिकेशन होशियारी के साथ ना करें कि क्लास लाइव है, मेरा नाम नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब क्लास रिकॉर्डेड है, ऐसा काम ना करें भैया, क्लास में डिस्टर्ब होता है। मैं बिल्कुल भी गुस्सा किसी पर नहीं करता हूं, लेकिन जहां पर बात आएगी लाखों बच्चों के भविष्य की, तो वहां पर मैं क्लास में इस प्रकार की बदतमीजी नहीं सहूंगा, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब होती है और इनडायरेक्टली नुकसान इससे आपका भी हो रहा है ना। तो इसलिए आप कृपया करके क्लास को डिस्टर्ब ना किया करें। आप कमेंट करो, आपको कमेंट करने का पूरा हक है, लेकिन जब जो बात चल रही है उस बात को करो, ठीक है। और भाई 1% मान लो कि क्लास रिकॉर्डेड भी है, भाई तुम तो पढ़ने ही आए हो, तुम्हारा ध्यान तो पढ़ने के अलावा किसी और चीज पर होना ही नहीं चाहिए, है ना। और आप जब भी क्लास को देखा करो, हर उस बच्चे का सिलेक्शन होगा जो क्लास को ऐसे दूर फोन रख करके देखेगा, जो हर टाइम टाइपिंग करते रहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे कुछ ना कुछ, उनके सिलेक्शन मुश्किल हो जाते हैं। और लिख भी रहे हैं तो भैया अपनी क्लास से संबंधित लिखो, ना कि कुछ भी, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छा, आज की क्लास के लिए मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, इसका आंसर आप सभी मुझे देना टेलीग्राम डाउट ग्रुप में, जब आपका टेलीग्राम डाउट ग्रुप रात में ओपन हो जाएगा तब। और यह सवाल आपसे पूछा गया था CHSL के एग्जाम में। एक नाम हम ले लेते हैं, मान लीजिए राधे। राधे का जन्म उस वर्ष हुआ था, उस समय हुआ था जब कंप्यूटर की
जब कंप्यूटर की नहीं लिखेंगे, जब आपका ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था। बताओ राधे का जन्म किस समय अवधि में हुआ होगा। इस प्रकार का एक सवाल आपसे एसएससी सीएचएसएल ने पूछा था। इसका आंसर आप सभी दोस्त मुझे टेलीग्राम डाउट ग्रुप में देंगे, है ना। कहाँ पर देंगे? टेलीग्राम डाउट ग्रुप में आप सभी मुझे इसका आंसर देंगे। कौन सा आंसर होगा इसका? ठीक है जी, चलिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन आपका यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की क्लास के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।